नमस्कार, मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं पत्रिका मध्य प्रदेश में। आने वाले समय में सर्जरी रोबोट करेंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। अभी जिस सिलसिले में हम आज यहाँ एम्स में हैं, ये उसी का एक उदाहरण है कि स्पाइनल की सर्जरी रोबोट्स के द्वारा की गई है। हमारे साथ ऑर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेहान सर हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से सर्जरी की गई है और रोबोट ने किस तरह से सर्जरी को आसान बनाया है। सर, सबसे पहले तो सर्जरी के बारे में बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेहान उल हक है। हमारे यहाँ स्पाइन की सर्जरीज रेगुलर होती रहती हैं, लेकिन स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही जटिल सर्जरी है। स्पाइन सर्जरी में आप मरीज़ को जितना फ़ायदा दे सकते हैं, उतना कई बार अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि एम्स भोपाल ने एक रोबोटिक सिस्टम ख़रीद लिया है। इसके 3 भाग हैं। पहला पार्ट है एक इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन, जिससे मरीज़ जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है उसके बाद ही हम उसका एक 3D इमेजिंग कर लेते हैं। इस इमेजिंग के बाद में एक नेविगेशन सिस्टम है, जिससे जहाँ पे हमको स्क्रू डालना है, जहाँ पे हमको रॉड लगाना है, वो हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है। और तीसरा एक रोबोटिक आर्म है जो हमको मदद करता है उस स्क्रू को और उस रॉड को उसी पोजीशन में डालने का। तो मेरे को लगता है कि इससे जो स्पाइन की रूटीन सर्जरी हम लोग पहले कर रहे थे वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। हम उसमें गलतियां करना कम कर देंगे, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा मरीज़ों को होगा। और ऐसी सर्जरी जो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, जिसको हम नहीं कर पाते थे, बिकॉज हमारे पास में हमको लगता था कि अगर हम इसको रूटीनली करेंगे तो मरीज़ को नुकसान ना हो जाए, उनको भी अब हम कर पाएंगे। ऐसी कौन सी सर्जरी हैं जो सर रूटीन में अभी तक नहीं होती थी, और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जो बच्चों की जन्मजात बीमारियों के बारे में बताया, उसको थोड़ा बताएं कैसे। 2 टाइप की बच्चों में बीमारियां हैं। एक को बोलते हैं स्कोलियोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो जब ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है तो जितने भी वर्टेब्रा हैं वो आपस में घूम भी जाते हैं। तो इन बच्चों में अगर आप इनको देखेंगे तो किसी का कंधा ऊंचा दिख रहा है, किसी की कमर टेढ़ी दिख रही है, बच्चा साइज़ में छोटा दिख रहा है। बच्चे को तो जो मानसिक प्रॉब्लम होती है उसके बाद माता पिता भी बहुत वरिड रहते हैं। इस टाइप की सर्जरीज करना बहुत जटिल था। हम लोग एम्स में पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बड़ा फूक फूक के, बड़ी मुश्किल से, बड़ा मरीज़ को कन्विंस करके और बहुत प्लानिंग के साथ करते थे। लेकिन अब ये रोबोटिक आने के बाद हम लोगों को ये पूरा विश्वास है कि ये वाली सर्जरीज हम लोग अब बहुत फ्रीक्वेंटली कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे और मरीजों को भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, एम्स में ये सुविधा उपलब्ध है तो एक्यूरेटली सर्जरी हो पाएगी। सर, रोबोट का नाम सुनते ही साधारण अगर देखा जाए तो ये आता है कि रोबोट सर्जरी कर रहा है जी। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो वो पूरा कमांड डॉक्टर के हाथ में होता है। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, रोबोट कहाँ पर डॉक्टर की मदद करता है और डॉक्टर को उसमें किस तरह से रोल रहता है। जी, अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 2 टाइप के रोबोट्स हैं। एक है जो स्पाइन सर्जरी के लिए यूज़ होते हैं, दूसरा जोड़ प्रत्यारोपण के लिए यूज़ होते हैं। ये दोनों ही रोबोट अगर देखें तो इसका 100% कंट्रोल जो है वो सर्जन के पास ही है। सबसे पहले मरीज़ का एक्सरे होता है, सीटी होता है, एमआरआई होता है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि क्या ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन सर्जन डिसाइड कर रहा है। दूसरा, इमेजिंग को देख के किस तरीके से ऑपरेशन करना है वो भी सर्जन डिसाइड करता है। जो रोबोटिक और नेविगेशन है वो उस सर्जरी को एक्यूरेटली करने में मदद करते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि अब सिर्फ रोबोटिक से ही सर्जरी हो रही है तो सर्जन का रोल कम हो जाएगा, क्योंकि सर्जिकल प्लानिंग, सर्जिकल डिसीजन सब सर्जन के हाथ में है। और अगर रोबोट कहीं दाएं बाएं थोड़ा इनएक्यूरेट हो रहा है तो सर्जन वहाँ पे रहेगा उसको रोकने के लिए, या रोबोटिक्स में अपना इनबिल्ट सिस्टम है जिससे वो खुद भी रुक जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये एक दूसरों का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इससे दोनों ही चीज़ें बेहतर होंगी। सर, दूसरा, रोबोट एक एडवांस टेक्निक है। जहाँ एडवांस की बात आती है वहाँ खर्च जुड़ता है और खर्च बढ़ा हुआ माना जाता है। जी। एम्स में ये सुविधा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो क्या कन्वेंशनल सर्जरीज जो अभी तक हम लोग कर रहे थे उनसे ये महंगा होगा या उनके बराबर रहेगा? किस तरह से, मतलब मरीज पर आर्थिक भार कितना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही महंगा इक्विपमेंट है। अगर मैं बोलूं कि जो हमने 3 इक्विपमेंट एक साथ ख़रीदे हैं, इसकी कॉस्ट करीब 20 से 21 करोड़ रुपए है, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया। यूजुअली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वो कॉस्ट ऑफ द मशीन को भी सर्जरी में ऐड करके निकालना चाहते हैं। ऐसा एम्स में कुछ नहीं है, क्योंकि एम्स में तो मरीज़ के लिए ही मशीनें आई हैं और वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ होता है कंज्यूमेबल्स। ऑपरेशन के दौरान आपको क्या कंज्यूमेबल लगेंगे, क्या ड्रेप लगाएंगे, कुछ और चीज़ तो नहीं लगेगी। तो रोबोटिक्स के साथ में वो कुछ ड्रेपिंग और इसका कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसको हम पेशेंट को कोई कॉस्ट नहीं बढ़ने देंगे। हमने जो इक्विपमेंट ख़रीदा है उसके साथ ही हमने इनबिल्ड काफ़ी सारे वो ख़रीद लिए हैं, तो वो मरीज़ों को मुफ्त मिलते रहेंगे। जैसे पहले आयुष्मान में केस होते थे, जैसे APL में केस होते थे, वैसे ही करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ऐड करेंगे। जी।
तो ये आपने सुना कि रोबोटिक से सर्जरी होने का मतलब ये नहीं है एम्स में कि इससे दाम बढ़ जाएगा। मरीजों को वही लाभ उतने ही दाम में मिलेगा, बस एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ब्लड लॉस, खून कम निकलेगा, क्योंकि जो सर्जरी के दौरान चीरे लगाए जाते हैं वो बेहद ही छोटे लगाए जाएंगे। धन्यवाद। पत्रिका के लिए शशांक अवस्थी, भोपाल।